Hello guys, Vande Matram. Do you know about verb? What is a verb in English language? अंग्रेजी भाषा में क्रिया क्या होती है? How many kinds of verbs in English language and how to use them in sentences? उदाहरण के लिए राम रीड्स अ बुक। इस वाक्य में रीड्स क्या है, किस प्रकार की क्रिया है? देन आई टुक माई डिनर एट 8 PM। इस सेंटेंस में टुक क्या है, किस प्रकार की क्रिया है, और ये जो क्रियाएं होती हैं इनको हम कितने भागों में बांटते हैं और कब कब इनका प्रयोग करते हैं, यही अमेजिंग टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First of all, we are going to learn about verb. Verb का मतलब होता है क्रिया। इसको verb पढ़ते हैं, verb, verb नहीं। इसमें जो आ है वो रहता है साइलेंट। verb, आप भी ध्यान से इसको प्रोनाउंसिएशन करना है। verb, verb का मतलब सामान्य अर्थ होता है करना या होना, किसी भी कार्य का करना या किसी भी कार्य का होना, इसको हम क्रिया कहते हैं। देखिए इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अर्थात ऐसा कोई शब्द हो या शब्दों का समूह जो एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करता है, एन एक्शन का मतलब कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य, एन इवेंट, एन इवेंट का मतलब होता है कोई घटना, और अ स्टेट या कोई स्थिति को शो करता है, प्रकट करता है। अर्थात इस डेफिनेशन का जो सीधा सा अर्थ है वो यह है कि ऐसा शब्द जो किसी कार्य के होने को बतावे या कार्य करना बतावे या कोई स्थिति बताए या कोई घटना के बारे में बताए, अर्थात किसी न किसी चीज के ऊपर कार्य के होने और घटने की स्थिति को स्पष्ट करने वाला होता है, वह वर्ड वर्ब होता है। सेकंड डेफिनेशन इसकी, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है सेकंड वाली। क्रिया वह शब्द होते हैं जो टेल का मतलब बताते हैं, समथिंग कुछ, अबाउट सम पर्सन किसी प्राणी के बारे में, और थिंग किसी वस्तु के बारे में। मतलब ऐसे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु अर्थात सजीव या निर्जीव के बारे में कोई व्याख्या करते हैं, उनके कार्य के बारे में, उनके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण देते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी वेंट टू स्कूल, एक सिंपल सा सेंटेंस है, शी वेंट टू स्कूल। तो वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए हर सेंटेंस में कोई न कोई वर्ब होती है, और बिना सेंटेंस में, बिना किसी वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। तो किसी भी वाक्य में कोई कार्य हो रहा है तो वह जो कार्य होता है वही वर्ब होता है। जैसे गायें घास चरती है तो चरना एक कार्य होता है, मोहन दूध पीता है तो पीना एक कार्य है। तो हिंदी में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितने भी कार्य होते हैं उनके पीछे ना आता है, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, चलना, तो ये सब वर्ब होती है, क्रिया होती है। तो शी वेंट टू स्कूल मतलब वह विद्यालय गई। तो ये जो सब्जेक्ट है यह शी, उसके बारे में ये क्रिया स्पष्ट कर रही है कि उसने कौन सा कार्य किया। सब्जेक्ट कोई भी कार्य करता है, उस कार्य को स्पष्ट करने का कार्य वर्ब करती है। तो वह विद्यालय गई। देन सेकंड सेंटेंस देखते हैं, राम इज ब्लाइंड।
राम सब्जेक्ट है, यहाँ तो है नाउन, और इसमें देखो शी प्रोनाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन किसी भी रूप में सब्जेक्ट हो सकता है। और राम के बारे में इसकी स्थिति बता रहा है कि वह ब्लाइंड का मतलब अंधा है, तो इसकी स्थिति बता रहा है राम अंधा है। तो किसी भी कार्य का होना, स्थिति बताना, या घटना के बारे में वर्णन करना, या फिर किसी कार्य को बताना, ऐसे सभी शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। तो राम इज ब्लाइंड, यहाँ पर इज जो है वो वर्ब है। देन एक नोट लिखा है इसके बारे में मैंने, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। बच्चों ये एक स्पेशल बात है, इसका ध्यान रखना है कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। हर सेंटेंस में कोई न कोई वर्ब जरूर होती है। देन देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर मैंने 4 प्रकार की वर्ब्स के बारे में चर्चा की है, देखते हैं उनको। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सेकंड, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, संयोजन क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की क्रियाएं, इनके बारे में हम आगे डिटेल से समझते हैं वन बाय वन। लेट्स लर्न अबाउट वर्ब्स इन डिटेल। क्रिया के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि हिंदी वाक्यों में जब भी कभी कोई वाक्य होता है तो क्रिया जो है वह सबसे अंत में होती है। जैसे मीना पुस्तक पढ़ रही है, तो पढ़ रही है यह वर्ब क्रिया। इसी प्रकार से किसी भी वाक्य को हम लेंगे, उसने भोजन किया, तो किया वर्ब है। हम विद्यालय गए, गए वर्ब है। तो हिंदी वाक्यों में सबसे अंत में वर्ब मिलती है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका। और इंग्लिश वाक्यों में किस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम पीछे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम वन बाय वन सारी वर्ब को डिटेल में देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। देखो बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक। नाम से मालूम पड़ रहा है कि कर्म सहित। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में हो, तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ वर्ब इज ट्रांजिटिव इफ द एक्शन डज नॉट स्टॉप विद द एजेंट। मतलब ऐसी क्रिया ट्रांजिटिव क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, यदि एक्शन मतलब कार्य डज नॉट स्टॉप, नहीं रुकता है, विद द एजेंट। एजेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता, डूअर, वाक्य में कार्य करने वाला। यदि कोई भी कार्य सब्जेक्ट तक ही या एजेंट तक ही कार्य समाप्त नहीं होता है, बट पासिस फ्रॉम द एजेंट टू समथिंग एल्स, उस सब्जेक्ट से भी आगे बढ़कर किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ऐसी स्थिति होने पर ट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखते हैं इसको। वह क्रिया जिसमें कार्य कर्ता के साथ ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि कार्य का प्रभाव आगे किसी और व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, जील रीड्स अ बुक। जील एक पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें देखो, रीड एक वर्ब है, और तो पढ़ती है तो मतलब क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। तो ये जो वर्ब है क्रिया रीड, पढ़ना, इसका प्रभाव इस पुस्तक पर पड़ रहा है। भाई वो पढ़ने का जो कार्य कर रही है, ये जो सब्जेक्ट है जील, यह जो कार्य कर रही है पढ़ना, पढ़ने का, तो किसको पढ़ने का कार्य कर रही है, एक पुस्तक को। तो इस वर्ब का जो प्रभाव है वापस केवल इस सब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि आगे इस नाउन पर पड़ रहा है,
ये ऑब्जेक्ट है, तो यदि किसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होता है तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। देखिए सेकंड सेंटेंस, विराट राउट अ लेटर। विराट ने एक पत्र लिखा। तो उसने लिखा तो है, लेकिन क्या लिखा? एक पत्र। तो जो वर्ब है इसका प्रभाव इस लेटर पर आ रहा है कि उसने किस चीज को लेकर कार्य किया, एक पत्र को लेकर के। तो इस वर्ब का प्रभाव वापस विराट पर नहीं पड़ करके अ लेटर पर पड़ता है, अर्थात इस वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, और जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसमें एक नोट लिखा है मैंने, बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात ऐसी क्रिया और उसके साथ में ऑब्जेक्ट कर्म जुड़ा हुआ हो, उसको हम सीधे ही ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तथा व्हाट या whom से प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले। यदि हम किसी भी वाक्य में, किस सेंटेंस में, उस सेंटेंस के अंदर व्हाट से प्रश्न पूछेंगे या whom से पूछेंगे। व्हाट का मतलब क्या, whom का मतलब किसे, किसको। अगर उसका उत्तर, आंसर उस वाक्य में हमें मिल जाता है, इट मीन्स वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे इस वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं व्हाट से, जील रीड्स अ बुक। जील पुस्तक पढ़ती है, तो हम पूछेंगे व्हाट डज जील रीड। जील क्या पढ़ती है? तो इसका उत्तर हमें मिल रहा है कि एक पुस्तक पढ़ती है। जब हमें व्हाट से प्रश्न पूछने पर, whom से प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। इन दोनों में यही डिफरेंस है मेनली, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। देखो, विराट राउट अ लेटर, विराट ने एक पत्र लिखा। तो विराट ने क्या लिखा? या तो हम प्रश्न पूछेंगे व्हाट से या पूछेंगे whom से, दोनों में से किसी एक वर्ड से प्रश्न पूछेंगे, और उसका आंसर हमें अगर मिल जाता है तो वह होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो उसने एक पत्र लिखा, तो क्या लिखा? तो पत्र लिखा। तो हमारा सेंटेंस एक्यूरेटली, बिल्कुल सही ढंग से जम रहा है। ऐसी स्थिति होने पर हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ऐसी वर्ब जिसमें साथ में ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देन सेकंड में इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, नाम में लिखा हुआ है इनट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। देखो, अ वर्ब दैट हैज नो ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रिया जिसमें कोई कर्म नहीं होता है, इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब, उसको इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, रोहन स्लिप्स, रोहन सोता है। तो हम प्रश्न अगर पूछेंगे व्हाट से या whom से, दोनों में से किसी भी एक वर्ड से अगर प्रश्न पूछेंगे तो रोहन क्या सोता है। जैसे हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो सेंटेंस अपना आप ही इनकरेक्ट हमें महसूस हो रहा है कि रोहन क्या सोता है, ऐसा कोई वाक्य होता ही नहीं है, बनते ही नहीं है ना। तो आगे देखो, रानी विप्स, रानी रोती है। तो रानी किसको रोती है, रानी क्या रोती है? बिल्कुल भी हमें सेंटेंस सही ढंग से उसका अर्थ नहीं महसूस हो रहा है, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनता है, क्योंकि इसमें साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है। देन दे लाफ, वे हंसते हैं। तो हम वर्ड से प्रश्न पूछेंगे वे क्या हंसते हैं, तो वाक्य हमारे नहीं जम रहा है अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली। व्याकरण की दृष्टि से इन तीनों वाक्यों में हम यदि व्हाट या whom से प्रश्न पूछते हैं तो इसमें हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति होने पर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, इट मीन्स वह इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया होती है। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की वर्ब की, दैट इज
लिंकिंग वर्ब, संयोजन क्रिया या संयोजक क्रिया, लिंक करने वाली, नाम से ही मालूम पड़ रहा है हमारे को कि ऐसी क्रिया जो संयोजन करती है, जोड़ने का कार्य करती है। देखिए, जिस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द कॉम्प्लीमेंट, पूरक शब्द, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? पूरक शब्द को कहते हैं। तो इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी हमारे सामने एक शब्द नया आया है, पूरक शब्द का प्रयोग करना होता है, अर्थात कोई ऐसी क्रिया जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए बिना कॉम्प्लीमेंट के उसका अर्थ क्लियर नहीं होता है, ऐसी जो वर्ब है उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जो वाक्य के कर्ता को उसके पूरक से जोड़ती है। ऐसी क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, उस क्रिया को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। नंबर फर्स्ट में, द मून इज काउल्ड। देखिए, इसमें सब्जेक्ट मून है, चंद्रमा। काउल्ड का मतलब ठंडा, चंद्रमा ठंडा होता है या ठंडा है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस कॉम्प्लीमेंट जो है लास्ट में काउल्ड है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य इज कर रही है। ये जो इज है ये वर्ब है, ये ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। और जब तक इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब लिंकिंग वर्ब के रूप में नहीं होगी तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। यदि हम इसमें से इज को हटा दें तो वाक्य का अर्थ ही बिल्कुल बदल जाएगा और गलत हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, संयोजन का कार्य करती है, उनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नंबर सेकंड, आई एम अ स्टूडेंट। सब्जेक्ट आई है, स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट है, यह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य एम कर रहा है, तो एम यहाँ पर वर्ब है, लेकिन वर्ब कौन सी है? लिंकिंग वर्ब, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करती है, या जिस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द, पूरक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए इस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़ता है। खाली हम ये छोड़ देंगे लिख करके आई एम, तो सेंटेंस जो है अपने आप में अधूरा महसूस होता है। इसको पूरा स्पष्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की वर्ब जो होती है, इस प्रकार के वाक्यों में उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देन नंबर फोर्थ पर आता है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। नाम से ही महसूस हो रहा है सहायता करने वाली क्रिया। द वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब, ऐसी क्रिया, यह वह वर्ब होती है जो मुख्य क्रिया के साथ आती है। वास्तव में ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। यह हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आती है, जो वाक्य में टेंस, मूड या वर्ब की रचना में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। अर्थात ऐसी वर्ब या क्रिया जो मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की वाक्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है, उसे ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया कहते हैं। स्पष्ट करते हैं इसको। देखिए, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर फर्स्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड में मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होता है? टू बी, हैव और डू की फॉर्म्स इसमें आती है। इन तीनों की फॉर्म जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। जैसे इनकी फॉर्म क्या होती है? इज, आ, एम, was, were, be, been, being।
डू, डस, डिड, हैज, हैव, हैड, कुल मिलाकर के 14 है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो 14 होती है। देखें सेकंड में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें सारे जो मॉडल होते हैं, इंग्लिश में हम जितने भी मॉडल्स का प्रयोग करते हैं वो सब इसी में आते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, देन मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, कुल मिलाकर के 13 है। तो 14 और 13 कुल मिलाकर के 27 जो है ये वर्ब होती है, ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब में किसी भी रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं वो सहायक क्रिया के रूप में काम आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज टेकिंग हर लंच। इस वाक्य में इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और टेकिंग जो है मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज काम आया है। तो ऐसी क्रिया जो मेन वर्ब के साथ में सहायता प्रदान करती है वाक्य को पूरा करने में, उनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। दोस्तों, प्यारे बच्चों, वर्ब्स के बारे में लगभग पूरी चर्चा हमने कर ली है और अच्छे से समझ लिया है। समझ में अगर वीडियो कम आया हो तो इसको वापस दोबारा देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट्स लिखना और पिछले सारे वीडियो आपको देखना आवश्यक है, क्योंकि इंग्लिश को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें सारे टॉपिक सीखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं करने पर यदि आप सीधे ही 5वें या 10वें नंबर का वीडियो देखते हैं तो फिर वह आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो क्रम वाइज देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।